नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्नोडन नाम की मूवी को जो 2016 में रिलीज हुई थी। सच्ची घटनाओं पर आधारित यह फिल्म जिसमें हम देखेंगे यूएस गवर्नमेंट जो कि गुप्त तरीके से दुनिया के करोड़ों लोगों पर निगरानी रखकर उनकी निजी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। एक CIA एजेंट जिसने उनकी सच्चाई दुनिया के सामने एक्सपोज किया और कुछ ऐसे सीक्रेट बाहर आए जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो पर लाइक, कमेंट और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम हांगकांग के एक मॉल को देखते हैं। उस मॉल के अंदर लॉरा और ग्लेन नाम के दो ब्रिटिश जर्नलिस्ट किसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन दोनों ने उस शख्स को कभी देखा नहीं था। कुछ ही देर बाद वहां एक आदमी आता है जिसका नाम एडवर्ड था। वह उन दोनों के पास आकर पूछता है, लंच के लिए क्या कोई रेस्टोरेंट खुला है? तब दोनों जर्नलिस्ट समझ जाते हैं कि वो जिनका इंतजार कर रहे हैं वह यही है। एडवर्ड ने कहा, रेस्टोरेंट खुला है पर यहां का खाना बहुत स्पाइसी है। असल में यह उनका कोड वर्ड था। फिर एडवर्ड उन दोनों जर्नलिस्ट को अपने होटल के कमरे में ले गया और उन दोनों से उनका मोबाइल फोन ले लेता है। तब ग्लेन इसका कारण पूछती है। तब एडवर्ड कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारी स्टोरी पब्लिश होने से पहले ही सरकार हमारी लोकेशन ट्रैक कर ले। फिर ग्लेन पूछता है, तुमने हमें जो जानकारी दी है वह जानकारी तुम्हें कहां से मिली है और तुम अमेरिका की टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन सबके सामने क्यों लाना चाहते हो? तब एडवर्ड जवाब देने ही वाला था कि लॉरा ग्लेन को रोकती है और एडवर्ड को अपनी कहानी शुरू करने को कहती है। अब एडवर्ड बताना शुरू करता है कि मेरा नाम एडवर्ड स्नोडन है और मैंने पिछले कई सालों तक यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, NSA और दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ काम किया है। और यही से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब समय था 2004, जहां हम देखते हैं एडवर्ड यूएस आर्मी की स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग ले रहा है। ट्रेनिंग के दौरान शुरुआत में वह बाकी लोगों से थोड़ा पीछे था, पर वह कभी हार नहीं मानता था और उसके अंदर देश के लिए लड़ने का एक जुनून सवार था। एक सुबह बिस्तर से उतरते समय वो गिर जाता है और उसे पैरों में गंभीर चोट लग जाती है। उसे आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि एडवर्ड के पैर में एक बड़ा फ्रैक्चर हुआ है और उसे कम से कम 8 हफ्ते अस्पताल में रहना होगा। लेकिन 8 हफ्ते के बाद भी उसका पैर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। तब उसे आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर अगले कुछ सालों में एडवर्ड ने यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी CIA में काम करने के लिए एग्जाम दिया। CIA की इंटरव्यू प्रोसेस बहुत कठिन था। वहां पहले लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है, उसे कई और सवाल पूछे जाते हैं और एडवर्ड ने सभी का सही सही जवाब दिया। वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में माहिर था और वह CIA में एक प्रोग्रामर के रूप में काम करना चाहता था। आखिर में CIA के एक सीनियर ऑफिसर केविन ने एडवर्ड का पर्सनली इंटरव्यू लिया। केविन एडवर्ड की इंटेलिजेंस से प्रभावित हुआ और आखिरकार उसे CIA में नौकरी मिल गई। उसके बाद उसकी ड्यूटी शुरू हुई। ट्रेनिंग के लिए उसे CIA के एक हाई सिक्योरिटी जोन में भेजा गया, जहां गेट पर कई CCTV कैमरे लगे थे और सुरक्षा गार्ड हमेशा चौकस रहते थे। वहां एडवर्ड की गाड़ी बहुत सख्ती से चेक करने के बाद ही एंट्री मिलती है। वहां यह भी देखा गया कि एडवर्ड जैसे और कई नए लोग नौकरी पाकर वहां आए थे और केविन उनका ट्रेनिंग का जिम्मा संभाल रहे थे। केविन कहते हैं कि पहले CIA ने इंटरनेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था और हमारी इंटेलिजेंस की गलतियों की वजह से 9/11 जैसा हादसा हुआ। वो ये भी कहता है, वर्तमान युग में वॉर कहीं और नहीं बल्कि इंटरनेट पर साइबर वॉर होगा। इसलिए अगर भविष्य में अमेरिका पर कोई भी साइबर अटैक होता है तब यह आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप लोग इसे रोके। अब केविन उन सभी को एक टास्क देता है जिसमें उन्हें दुनिया के विभिन्न देशों के सर्वर में इंटरनेट के जरिए घुसकर वहां एक सीक्रेट कम्युनिकेशन सर्वर बनाना होगा। सर्वर बन जाने के बाद उसका बैकअप लेना होगा, फिर उस सर्वर को डिस्ट्रॉय करके बैकअप फाइल से एक नया सर्वर लॉन्च करना होगा। यह सब उन्हें 5 घंटे के अंदर करना होगा, नहीं तो वो इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे। इसके बाद वहां पर मौजूद सभी एजेंट्स टास्क में लग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद एडवर्ड कहता है, मेरा काम हो गया। केविन जवाब देता है, तुम्हें हर स्टेज पूरी होते ही मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरा टास्क खत्म होने के बाद बताना। तब एडवर्ड कहता है, सर मैंने पूरा टास्क खत्म कर दिया। जब वो एडवर्ड का काम चेक करता है तो वह दंग रह जाता है कि सच में एडवर्ड ने 5 घंटे का काम सिर्फ 38 मिनट में पूरा कर दिया। बाकी सभी उसकी ओर हैरानी से देखते रह जाते हैं। केविन उसकी इंटेलिजेंस से बहुत प्रभावित होता है। अब ट्रेनिंग के दौरान एक दिन एडवर्ड अपनी ऑनलाइन फ्रेंड से मिलता है। उस लड़की का नाम था लिंडसी, जो एक फोटोग्राफर थी। दोनों के बीच बहुत जल्दी एक गहरा रिश्ता बन जाता है। एडवर्ड को अपने काम के बारे में किसी को बताने की अनुमति नहीं थी, लेकिन लिंडसी को धीरे धीरे एहसास हो जाता है कि एडवर्ड सरकार के लिए कोई गुप्त और खास काम करता है। इसी बीच एक दिन ट्रेनिंग के दौरान केविन सभी को एक अखबार की खबर दिखाता है
उस खबर में बताया गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए दुनिया के किसी भी व्यक्ति के फोन टैप करने की अनुमति दे दी है। लेकिन यह अमेरिकी कानून के खिलाफ था, क्योंकि कोर्ट के वारंट के बिना किसी का फोन टैप नहीं किया जा सकता। केविन कहता है, अगर हम हर बार कोर्ट से वारंट लेने जाएंगे तो जिस व्यक्ति का फोन टैप किया जाएगा वह पहले ही सावधान हो जाएगा। इसलिए इस प्रक्रिया को गुप्त रखने और जल्दी अनुमति पाने के लिए हमने एक गुप्त अदालत बनाई है, जिसे FISA फॉरेन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एक्ट कोर्ट कहा जाता है। कैबिन सभी को यह समझाने की कोशिश करता है कि देश की सुरक्षा के लिए लोगों के फोन टैप करना या उनकी निजी जिंदगी पर नजर रखना जरूरी है। लेकिन इस बात ने एडवर्ड के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सरकार के पास इतना पावर होना चाहिए कि वह हर व्यक्ति की निजी जिंदगी में झांक सके? इसके बाद एडवर्ड उस ट्रेनिंग सेंटर के एक और प्रशिक्षक हंक के पास जाता है। हंक एक जीनियस था और अपने समय में CIA ट्रेनिंग सेंटर का टॉपर रहा था। बातचीत के दौरान हैंक कहता है, कई साल पहले मैंने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA के लिए $3 मिलियन खर्च करके एक सॉफ्टवेयर बनाया था। वह सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मौजूद लाखों ईमेल्स में से कुछ ही सेकंडों में यह पहचान सकता था कि कौन सा ईमेल आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा है। वह अमेरिकी और विदेशी डाटा को पल भर में पहचान सकता था और यह मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम था। एडवर्ड पूछता है, तो क्या सरकार ने उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया? हैंक मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, और उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि उन्होंने मेरा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं अपनाया। फिर हैंक कहता है, जब अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ तो सरकार ने आतंकवाद को लेकर बहुत सख्ती दिखानी शुरू की। 1 साल बाद मुझे एक दोस्त से पता चला सरकार ने मेरे सॉफ्टवेयर की ही एक कॉपी तैयार की, लेकिन उसमें कोई डेटा फिल्टर सिस्टम नहीं लगाया। उसे बनाने में $4 बिलियन खर्च किए गए, लेकिन नतीजा यह निकला कि सिस्टम बेकार साबित हुआ, क्योंकि उसमें बिना फिल्टर्ड लाखों बेकार डाटा जमा होते गए। आखिर में वह प्रोग्राम पूरी तरह फेल हो गया। तब एडवर्ड पूछता है, क्या आपने सरकार से इसके बारे में कुछ नहीं कहा? हैंक जवाब देता है, हाँ, मैंने सवाल उठाया था कि जब मेरा $3 मिलियन वाला प्रोजेक्ट बेहतरीन चल सकता था तो $4 बिलियन क्यों बर्बाद किए गए। इस वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और इस ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया गया। यह सुनकर एडवर्ड को एहसास होता है कि अमेरिकी सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट और बजट बनाकर जनता को दिखाती है कि वे सुरक्षा पर बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन असल में यह एक प्रोपेगेंडा और सत्ता का खेल है। कुछ महीनों बाद एडवर्ड की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। कैबिन उसे बुलाकर कहता है, भविष्य की लड़ाई ना तो इराक में और ना ही ईरान में होगी। अब भविष्य की लड़ाई इंटरनेट की दुनिया यानी साइबर वर्ल्ड में होगी। इसलिए मैं तुम्हें किसी मैदान में नहीं भेजना चाहता। तुम्हारे जैसे टैलेंटेड इंसान हमें साइबर सिक्योरिटी और डेटा इंटेलिजेंस के काम में चाहिए। खैर, अब कहानी फिर से वर्तमान में लौटता है, जहां एडवर्ड होटल में इंटरव्यू दे रहा था। तभी वहां इवन नाम का एक और पत्रकार आता है। वह द गार्डियन नामक फेमस अखबार के लिए काम करता था। इवन कहता है, हम इस बात पर कैसे यकीन कर ले कि जो जानकारी तुमने दी है वह सच है, और एडवर्ड से CIA में काम करने का सबूत भी मांगता है। तब एडवर्ड अपने बैग से CIA, NSA और DI के ID कार्ड्स दिखाता है जहां उसने अब तक काम किया है। साथ ही वह अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और CIA हेड के साथ खिंचवाई हुई एक तस्वीर भी दिखाता है। यह देखकर इवन समझ जाता है कि एडवर्ड वाकई में CIA से जुड़ा हुआ है और उसके पास ऐसे सीक्रेट्स हैं जो अमेरिकी सरकार के गंदे और छिपे हुए कामों को दुनिया के सामने लाकर रख देंगे। अब फिर से इंटरव्यू शुरू होता है। इवन पूछता है, सटीक तौर पर तुम्हारे पास क्या जानकारी है? जिसका खुलासा कहानी में आगे चलकर होता है। फिर वह सवाल करता है, तुम आखिर यह सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पैसे चाहिए या शोहरत? एडवर्ड कहता है, CIA के खिलाफ जाकर अगर मैं करोड़ों डॉलर भी ले लूं तो भी चैन से जिंदगी नहीं जी सकूंगा। मेरा मकसद पैसे या शोहरत कमाना नहीं है। मैं बस सच को लोगों के सामने लाना चाहता हूं और मैं खुद सामने आकर यह बताना चाहता हूं ताकि लोग मेरी बातों में यकीन करें। इवन फिर पूछता है, क्या तुमने सोचा है कि जब यह खबर अखबार में छप जाएगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा? एडवर्ड कहता है, अगर मीडिया ने मुझे सही तरह से कवरेज नहीं दिया या अगर यह मामला लोकप्रिय नहीं हुआ तो CIA गैरकानूनी तरीके से मुझे गिरफ्तार कर मुझ पर टॉर्चर करेगी और अंत में शायद मुझे और मेरे परिवार को मार डालेगी। और अब जब तुम लोग मुझसे मिले हो तो तुम सबको भी इसका सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद एडवर्ड इवन को एक मेमोरी कार्ड देता है जिसमें सारी सीक्रेट गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन मौजूद थी। फिर इवन बाहर जाकर अपने ऑफिस में कॉल करता है और द गार्डियन के एडिटर से बात करता है। इवन कहता है, यह खबर असली है, बिल्कुल जेन्युइन। क्या मैं इस स्टोरी को पब्लिश करने का प्रोसेस शुरू कर दूं? एडिटर पब्लिश करने का परमिशन देता है और उसे उनके लॉ टीम के द्वारा हर मुमकिन कानूनी सुरक्षा देने का भी वादा करता है।
खैर, अब एडवर्ड अब एक एक करके सारे राज खोलना शुरू करता है और कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। 2007 में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसे पहली बार स्विट्जरलैंड भेजा गया था, जहां वह यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत CIA के लिए काम कर रहा था। वहां उसने यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट हैक कर ली, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि उनकी वेबसाइट में सिक्योरिटी की कितनी कमियां हैं। लेकिन उसकी इस हरकत के कारण उसे सजा मिलती है। CIA ने उसे डाउनग्रेड करके उसे एक मामूली काम दिया। अब उसका काम था CIA के पुराने डेटा टेप और CDs को डिस्पोज करना। वहीं उसकी मुलाकात एक और कंप्यूटर एक्सपर्ट से होती है जिसका नाम था गैब्रियल। गैब्रियल उसे एक गुप्त सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है जिसका नाम था एक्स कीज कोर। यह एक सीक्रेट सर्च इंजन था, बिल्कुल गूगल जैसा, लेकिन काफी एडवांस और खतरनाक। गैब्रियल एडवर्ड को सॉफ्टवेयर का एक डेमो दिखाता है। उसने सर्च इंजन में सिर्फ 2 शब्द टाइप किए, अमेरिकन प्रेसिडेंट और अटैक, और सर्च करते ही दुनिया के हर कोने से सारे ऐसे ईमेल्स और मैसेज सामने आ गए जिनमें किसी ने भी US प्रेसिडेंट पर हमले की बात कही हो, चाहे वह किसी निजी चैट में हो या सीक्रेट ईमेल में। एडवर्ड यह देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, यह सिस्टम ये सारा डेटा कहां से लाता है? गैब्रियल बोला, ये सब प्रिज्म नाम के एक प्रोग्राम के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वर जैसे एप्पल, गूगल, फेसबुक, याहू और भी कई सोर्सेस से US गवर्नमेंट सीधे डेटा कलेक्ट करती है। यह सुनकर एडवर्ड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि NSA न सिर्फ अपराधियों पर बल्कि दुनिया भर के आम लोगों पर भी निगरानी रख रही है। उनकी हर चैट, हर कॉल, हर ईमेल देख रही है। खैर, अब कुछ दिनों बाद एडवर्ड अपनी गर्लफ्रेंड लिंडजी के साथ एक पार्टी में जाता है। वहीं उसकी मुलाकात CIA के एक और एजेंट ब्रायन से होता है। ब्रायन एडवर्ड से कहता है, तुम्हें डिमोट करके छोटा काम दिया गया है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें एक नया टास्क दिया गया है। तुम्हें इस पार्टी में मौजूद मारवान नाम के ईरानी बैंकर से दोस्ती कर उसकी कमजोरियों का पता लगाना होगा, ताकि भविष्य में उसे हमारे काम में इस्तेमाल किया जा सके। एडवर्ड तब लिंडजी की मदद से खुद को मारवान से इंट्रोड्यूस करवाता है। एडवर्ड मारवान से बातें करता है, लेकिन उसे उसमें कोई कमजोरी नहीं मिलती। वो एक ईमानदार इंसान था। लेकिन CIA से एडवर्ड पर दबाव बढ़ता है कि किसी भी तरह मारवान का वीक पॉइंट ढूंढ निकाले। तब एडवर्ड गैब्रियल से मदद मांगता है, जिसने उसे एक्स कीज कोर सॉफ्टवेयर दिखाया था। वे सिस्टम में मारवान का नाम टाइप करते हैं और तुरंत उसकी बेटी का नाम भी सामने आ जाता है। उस नाम पर क्लिक करते ही एक वीडियो चलने लगता है। एडवर्ड हैरान होकर पूछता है, ये क्या है? गैब्रियल कहता है, ये लाइव वीडियो है। हमने उसके लैपटॉप में एक छोटा सा स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया है। अब भले ही वह लैपटॉप बंद कर दे, उसका कैमरा चालू रहेगा और हम उसके कमरे में हो रही हर चीज देख सकेंगे। एडवर्ड वीडियो देखकर चौंक जाता है, क्योंकि स्क्रीन पर दिख रहा था कि वह लड़की अपने कमरे में कपड़े बदल रही है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसे लाइव देख रहा है। अब एडवर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से मरवान की बेटी के बॉयफ्रेंड को ढूंढ निकालता है और उन्हें पता चलता है कि वो और उसकी मां गैरकानूनी तरीके से वहां पर रह रही है। एडवर्ड ये गुप्त जानकारी CIA को बताता है। कुछ दिन बाद एडवर्ड और ब्रायन मरवान से एक बार में मिलते हैं। तब मरवान दुखी होकर कहता है, 2 दिन पहले मेरी बेटी ने नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करने की कोशिश की है, क्योंकि पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। एडवर्ड तुरंत समझ जाता है कि उसके दिए गए इंफॉर्मेशन का ब्रायन ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। अब ब्रायन मरवान को खूब शराब पिलाता है। थोड़ी देर बाद तीनों बाहर आते हैं। मरवान ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी ब्रायन एडवर्ड को पुलिस को फोन करके बताने को कहता है कि यहाँ पर एक आदमी नशे में गाड़ी चला रहा है। ब्रायन चाहता था कि मरवान को पुलिस नशे के हाल में गाड़ी चलाते हुए उसे गिरफ्तार करे, फिर CIA उसे जेल से छुड़वाएगी और वो उनके हाथ की कठपुतली बन जाएगा। फिर उसके बैंक की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उनके पास होगा। एडवर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसने धमकी दी कि CIA के काम में रुकावट डालने के लिए तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब घर लौटने के बाद वह इस बारे में काफी सोचता है और वो CIA की नौकरी छोड़ने का फैसला करता है। हालांकि वह लिंडजी को इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं बताता। लिंडजी एक दिन घर लौटकर देखती है कि एडवर्ड ने अपने लैपटॉप के कैमरे पर टेप चिपका रखा है। वह हंसते हुए उसे हटा देती है। तब एडवर्ड कहता है, सरकार हमारी हर हरकत पर नजर रखती है। लिंडजी जवाब देती है, तो क्या हुआ? मैं तो कुछ गलत नहीं करती। दरअसल बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं कि सरकार चाहे तो सुरक्षा के नाम पर निगरानी कर सकती है, लेकिन एडवर्ड उसे समझाता है, देश की सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि वे हमारी निजी जिंदगी में झांकें। खैर, अब CIA छोड़ने के बाद उसने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA में काम शुरू किया। वह सोच रहा था कि ओबामा के शासन में शायद ये गैर कानूनी निगरानी रुक जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। NSA में उसकी पोस्टिंग जापान में होती है।
जहां उसे एक बैकअप सिस्टम बनाने का जिम्मा दिया जाता है ताकि अगर कभी जापान में आतंकवादी हमला हो तो सभी गुप्त सूचनाओं को सुरक्षित रखा जा सके। इस सिस्टम का नाम था एपिक शेल्टर और वहीं से इसकी असली कहानी शुरू होती है। अमेरिकी अधिकारी जापान के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करते हैं ताकि वे भी उसी तरह जापानी नागरिकों पर निगरानी रख सकें जैसे अमेरिका करता है, लेकिन जापान के कुछ अधिकारी इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि यह उनके कानून के खिलाफ था। तब एनएसए गुप्त तरीके से जापान की बड़ी बड़ी इमारतों, ब्रिजों, पावर ग्रिड यानी इंटरनेट से जुड़ी हर जगह मैलवेयर डाल देता है। इसके पीछे मकसद यह था कि अगर कभी जापान अमेरिका के खिलाफ चला गया तो वे पूरी तरह से उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सके और सिर्फ एक क्लिक में पावर कट कर पूरे जापान को अंधेरा कर सके। पर यह केवल जापान तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मैक्सिको, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के कई अन्य देशों में भी ऐसा किया गया था। इसके अलावा वे दुनिया के बड़े नेताओं की निजी जिंदगियों पर भी नजर रख रहे थे ताकि भविष्य में किसी डील के वक्त अमेरिका इन गुप्त सूचनाओं का इस्तेमाल कर अपने शर्तों पर उन देशों को राजी करवा सके। अमेरिका आतंकवाद के बहाने पूरी दुनिया पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहा था। एडवर्ड यह भी बताता है कि जब किसी को इस प्रोग्राम के तहत टारगेट किया जाता है तो सिर्फ वही व्यक्ति ही नहीं बल्कि उससे जुड़े हर किसी को ट्रैक किया जाता है। मतलब अमेरिकी सरकार असल में दुनिया के हर इंसान पर नियमित रूप से नजर रख सकती है, चाहे आप कोई भी हो। यह सब एडवर्ड के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। वो अपने देश से प्यार करता था, लेकिन उसके लिए अपनी प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट थी। धीरे धीरे उसकी निजी जिंदगी पर भी उसके काम का असर पड़ने लगा और उसकी लिंडजी के साथ रिलेशनशिप खराब होने लगी। लिंडजी उसे छोड़कर अमेरिका लौट आई। इस घटना के बाद एडवर्ड एनएसए की नौकरी छोड़कर जापान से चला आता है और फिर लिंडजी से बात कर वे अपने रिश्ते को संभाल लेता है। लेकिन इसी बीच केविन फिर से एडवर्ड से कांटेक्ट करता है और बताता है कि हाल ही में कुछ चाइनीज हैकर्स ने यूएस गवर्नमेंट के कुछ सर्वर्स पर साइबर अटैक किया है, इसलिए वो चाहते हैं कि एडवर्ड ऐसी सिचुएशन में उनकी मदद करे। एडवर्ड फिर से CIA के साथ काम करने लगता है। उसकी पोस्टिंग अमेरिका के हवाई द्वीप पर होती है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के अंडरग्राउंड बंकर को बेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर एडवर्ड को फिर से गैब्रियल मिलता है और वो वहां पर ट्रेवर नाम के एक आदमी के अंडर काम करता है। ट्रेवर बताता है कि यहाँ 2 डिपार्टमेंट हैं, अटैक ऑन डिफेंस, और एडवर्ड अटैक सेक्शन में काम करेगा। एक दिन अमेरिका का एक ड्रोन इराक में किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर नजर रख रहा था और फिर वो लोग सॉफ्टवेयर के जरिए टारगेट सेट कर फिर ड्रोन से एक इंसान पर हमला कर देते हैं। जब एडवर्ड ट्रेवर से पूछता है कि आप कैसे जानते हैं कि वह इंसान एक टेररिस्ट था, तब ट्रेवर कहता है कि हमने उसके फोन और सिम कार्ड को ट्रैक कर उसके बारे में सारी जानकारी निकाल ली थी। इसके लिए हमने एपिक शेल्टर नाम का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था। यह वही सॉफ्टवेयर था जिसे एडवर्ड जापान में बैठकर बनाया था। शुरू में इसे इंफॉर्मेशन बैकअप के रूप में बनाया गया था, पर अब इसे भी यूएस सरकार द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा था। फिर एक ऑफिसर वहीं पर एक नया टारगेट सिलेक्ट करता है और उसे मारने का आदेश मिलता है, लेकिन देखा जाता है कि उस टारगेट के पास कुछ सिविलियंस भी मौजूद हैं, पर उन सिविलियंस की परवाह किए बिना वो वहां अटैक कर देते हैं। ये सब देखकर एडवर्ड फिर से परेशान हो जाता है। इसके बाद केविन ने एडवर्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया और वीडियो कॉल पर उससे बात की। बातचीत के दौरान केविन समझ गया कि एडवर्ड कुछ ऐसा जान चुका है जो उसे पता नहीं होना चाहिए। उसने पूछा, क्या तुमने मेरी परमिशन के बिना कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था? एडवर्ड समझ गया कि केविन को कुछ अंदाजा लग चुका है। उसने सच के साथ थोड़ा झूठ मिलाकर कहा कि हाँ, जब मैं स्विट्जरलैंड में काम कर रहा था तब मैंने अपने एक सहयोगी के साथ एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था। दरअसल मुझे अपनी गर्लफ्रेंड लिंडसी पर शक था, लेकिन मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। केविन ने जवाब दिया, मुझे तुमसे ऐसे काम की उम्मीद नहीं थी, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कोई और बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके बाद एडवर्ड घर लौट आया। जब लिंडसी उसके पास आई तो उसने इशारे में उसे चुप रहने को कहा और उससे उसका फोन लेकर उसे बाहर ले गया। बाहर आकर एडवर्ड ने उसे कहा, हमारे घर की हर बात, हर काम पर नजर रखी जा रही है। फिर पहली बार उसने लिंडसी को सब कुछ सच सच बताया और ये सब सुनकर लिंडसी के होश उड़ गए। फिर एडवर्ड उसे 1-2 दिन में अपने परिवार के पास जाने को कहता है, क्योंकि वो कुछ प्लान कर रहा था, और घर के अंदर जाने के बाद नॉर्मल तरीके से बर्ताव करने को कहता है। उस रात एडवर्ड ने एक सिक्योर इंटरनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए कुछ मशहूर पत्रकारों को ईमेल भेजा और लिखा कि उसके पास कुछ ऐसे सीक्रेट दस्तावेज हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। उसने मिलने की जगह भी बताई, वही हांगकांग का होटल। अगली सुबह वह एक रूबिक क्यूब लेकर ऑफिस गया। उस क्यूब के अंदर उसने एक मेमोरी कार्ड छिपा रखा था। जब आसपास कोई नहीं था
तो उसने उस कार्ड को कंप्यूटर में डालकर सिस्टम में मौजूद सभी सीक्रेट और इलीगल फाइलों की कॉपी बनाने लगा। कॉपी लगभग पूरी हो ही चुकी थी कि तभी ट्रेवर उस ओर आता दिखा। वह जल्दी से मेमोरी कार्ड निकालने जाता है, लेकिन तभी वह मेमोरी कार्ड जमीन पर गिर जाता है और उसी वक्त उसका एक कलीग उसे देख लेता है। वह समझदारी दिखाकर अपने पैर से उस कार्ड को दबा लेता है। तभी ट्रेवर अंदर आता है, कुछ देर ठहरता है और फिर चला जाता है। वो कलीग खुद भी अमेरिकी सरकार की इन गैर कानूनी हरकतों के खिलाफ था, इसलिए उसने एडवर्ड की मदद की। एडवर्ड उस कार्ड को फिर से रूबिक क्यूब में छिपा देता है। इसके बाद सीन फिर उसी होटल रूम में शिफ्ट होता है जहां एडवर्ड के सारे बयान रिकॉर्ड किए जा रहे थे। उसने जो जानकारी दी थी वह द गार्डियन नामक न्यूज़पेपर को सौंप दी गई। इसके बाद 5 जून 2013 को द गार्डियन ने एडवर्ड की दी गई पहली रिपोर्ट पब्लिश की। यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। सभी बड़े मीडिया हाउसेस न्यूज को कवर करने लगे। अगले ही दिन वॉशिंगटन पोस्ट ने एक और रिपोर्ट छापी जिसमें एक्स कीचकोर नाम के उस सॉफ्टवेयर का जिक्र था। इस तरह एक के बाद एक आर्टिकल में अमेरिका की वो सारी गैर कानूनी गतिविधियां उजागर की जाने लगीं जिन्हें इतने सालों से छिपाया जा रहा था। इसके बाद एडवर्ड खुद कैमरे के सामने आया और दुनिया को बताया कि उसने ये जानकारी क्यों उजागर की। अब हर जगह अमेरिकी सरकार की आलोचना होने लगी। इसी बीच बराक ओबामा ने एडवर्ड को एक हैकर बताया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया। एडवर्ड को होटल से एक पत्रकार के वेश में बाहर निकाला गया और गुप्त रूप से एक बस्ती में इंडियन फैमिली में छिपा दिया गया। वहां उसे कई दिनों तक रहना पड़ा क्योंकि बाहर हालात इतने खराब थे कि अगर कोई उसे पकड़ भी लेता तो शायद जान से मार देता। कुछ दिनों बाद एडवर्ड फ्लाइट लेकर सीधे रशिया की राजधानी मॉस्को पहुंच गया। उस समय रशिया की सरकार ने उसे शरण दी और तब से आज तक एडवर्ड वहीं रह रहा है। बाद में लिंडसे भी मॉस्को जाकर उसके साथ रहने लगी। तो दोस्तों, क्या किसी की निजी जिंदगी में झांकना सही है? अगर आप एडवर्ड की जगह होते तो क्या करते? क्या सब कुछ दुनिया के सामने एक्सपोज करते या फिर मोटी सैलरी लेकर चुपचाप काम करते रहते? अपने विचार कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है।